सर पहला सवाल तो यही दाल को लेकर, दाल की स्थिति आज की तारीख में क्या है, क्या स्टॉक्स हैं, या दामों में जो तेज़ी दिख रही थी क्या वो रुकने जैसी स्थिति हो गई है, किस तरह का डिस्क्लोज़र आढ़तियों से या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिला? तो दालों के संदर्भ में भारत में उत्पादन लगभग 270 लाख टन के आसपास होता है और खपत भी लगभग 270-280 लाख टन के आसपास प्रतिवर्ष होती है। लेकिन दालों का जो कंपोजिशन है, जैसे चना है, तूर, मसूर, उड़द या अन्य दालें हैं, उनकी परसेंटेज जो उत्पादन होता है और जो खपत होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसीलिए कई बार हमें कुछ दालों का आयात भी करना पड़ता है। तो इस वर्ष मौसम की वजह से थोड़ा सा उत्पादन तूर का जो है वो प्रभावित होने की संभावना है और उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। हमने आयात के पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं और तूर मुख्यतः ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और म्यांमार से आयातित होती है। उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं, उनके हाई कमिश्नर्स के साथ हमने यहाँ पे बैठक भी की है। तो पर कई बार इस तरह की स्थिति में कुछ व्यापारी इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी अभी स्ट्रिक्ट रूप से ये कहा है कि आप अपने स्टॉक का डिस्क्लोजर करिए, क्योंकि हमें ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ जगह इंपोर्टेड स्टॉक गोदामों में रखा हुआ है और वो दाम बढ़ने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये हमने पिछले हफ्ते ही इसमें सख्त एक्शन लिया, सारे मुख्य सचिवों को भी लिखा था कि आप दालों के स्टॉक का डिक्लेरेशन करवाइए। उससे इमीडिएटली फ़र्क पड़ा है और पिछले 3-4 दिनों में कुछ होलसेल की कीमतों में राहत दिखाई दे रही है और मुझे आशा है कि व्यापारी भी सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हमने जो रिटेलर्स हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जैसे डी मार्ट है, रिलायंस है और अदर स्टोर्स हैं, उनको भी बात करी है कि जो रिटेल के मार्जिन हैं उसको अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं, ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमतों पर दालें उपलब्ध हो सकें। तो सरकार पूरी तरह से सजग है और दालों के बारे में कोई किसी प्रकार की चिंता का कोई विषय नहीं। सर दोनों चीज़ें आपने बताई कि एक डिस्क्लोज़र उनका मिल रहा है, अगर डिस्क्लोज़र में कोई डिफरेंस होता है या कोई और डिफिशिएंसी दिखती है तो किस तरह का एक्शन देखा जा सकता है, मतलब वो भले ही पेनल्टी के तौर पे हो या किसी और तरह का एक्शन? देखिए, जो भी अनावश्यक रूप से अगर कीमतों को बढ़ाने के लिए कोई भी गलत व्यवस्था करेगा या गलत प्रयास करेगा, तो उसके कानून में प्रावधान है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले सप्ताह जो हमने आग्रह किया था, उसके बाद जो होलसेलर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं और जो बड़े रिटेलर्स हैं, उन्होंने सब ने सहयोग किया है और हमें ऐसा दिख रहा है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में ही रहेगी। तो दाल की कीमतों में हर बार देखा गया कि तूर का ही नाम आया, तो क्या सिर्फ तूर ही है चिंता का विषय या बाकी दालों पर भी कुछ असर है, और इसका जो आवक है उसको किस तरह से पूरा रोड मैप प्लान किया हुआ है? नहीं नहीं, केवल तूर की बात नहीं है, जो सारी दालें हैं, चने की जैसे क्रॉप आ रही है उसका एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट नाफेड द्वारा किया जा रहा है। जो लेंटिल्स हैं, मसूर, वो हर वर्ष भारत में जितना उत्पादन होता है और जितनी खपत है उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से उसका आयात होता है। तो हमने दोनों देशों में जो वहाँ का उत्पादन है उस पर भी नज़र रखे हुए हैं और भगवान की कृपा से दोनों ही देशों में इस बार अच्छी फसल हुई है। तो मसूर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूंग में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, पिछले साल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी फसल हुई थी, इस साल भी ऐसी संभावना है कि समर में फसल होगी, तो हमें आयात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उड़द में थोड़ी सी जो आयात की आवश्यकता होती है वो म्यांमार से होता है। म्यांमार में इस बार भी लगभग 7.5 लाख टन उत्पादन का अंदेशा है, तो उपलब्धता में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और जितने भी हर संभव प्रयास हैं उसको करके कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर दूसरा सवाल ये है गोल्ड, अभी हमने हॉलमार्किंग 6 डिजिट HUID कंपल्सरी कर दिया है, मैंडेटरी, कुछ सेक्शंस को एक राहत भी है, वो किस तरह के लोग हैं, पहला सवाल ये। दूसरा, क्या सेंटर्स पर्याप्त हैं ताकि हम देश भर में ये मैंडेटरी लागू कब से कर सकें? नहीं, देश भर में मैंडेटरी लागू तो ये 1 अप्रैल से हो गया है। इसमें एक व्यवस्था ये थी कि कुछ जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि उनके पास पुरानी जो 4 डिजिट वाली हॉलमार्क ज्वेलरी है उसका स्टॉक जिसने डिक्लेयर किया है, तो उसको यह सुविधा दी गई है कि उस स्टॉक को आप डिस्पोज कर सकते हो। अदरवाइज 6 डिजिट हॉलमार्क गोल्ड को का जो बेचान है, की जो सेलिंग है, वो कंपलसरी हो गई है 1 अप्रैल से। तो ये 288 सेंटर्स पर ही है, उसके आगे भी इसको एक्सटेंड करें तो?
हाँ, जैसे अभी 288 ज़िलों में ये है और वो लगभग भारत का 90% से ज़्यादा जो सेल है वो उसमें कवर हो जाता है। पर अभी 50 और ज़िलों में हम सहयोग के माध्यम से और नए सेंटर्स शुरू करने की प्रक्रिया बीआईएस ने शुरू कर दी। सर एक मौसमी सवाल और, आलू अभी किसान मार्केट में लेके जा रहा है, उसको खरीद के हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है। इसके पहले हमने देखा था सरसों के साथ भी यही चीज़ हुई थी कि एमएसपी से या तो कई जगह पे कम रेट हो गए थे। कई बार सरकार उस पर इंटरवीन करती है। क्या ऐसा कोई रोड मैप हम सोच सकते हैं जहां पहले ही इस तरह के एस्टिमेट लेकर उस तरह से एक्शन प्लान किया जा सके? बिल्कुल, जो प्रोडक्शन और जो डिमांड होती है उसका जो गैप होता है, उसका जो उसमें डिफरेंस रहता है, उसको स्टोरेज के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। जैसे क्रॉप ज़्यादा आ गई और इस समय मार्केट में रिक्वायरमेंट कम है, तो पोटैटो में रोबस्ट बहुत व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बहुत ही कई सालों से देश में है और बहुत सारा आलू कोल्ड स्टोरेज में भी जा रहा है। तो स्टोरेज के माध्यम से ही इस समस्या को एड्रेस किया जा सकता है। प्याज में जैसे हमने देखा कि लासलगांव नासिक में फरवरी के एंड में बहुत ज़्यादा स्टॉक आ गया था और वो लेट खरीफ और अर्ली रबी दोनों की क्रॉप साथ साथ आ गई थी। उसलिए हमें उस समय इंटरवीन किया नाफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से, और किसानों को राहत मिली। लगभग 900 से 1000 रुपये होलसेल की कीमतें बढ़ गई लगभग 4 दिन में। तो ऐसा होता है, जो मौसमी क्रॉप्स होती हैं कई बार ऐसी होती हैं। सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, प्राइस सपोर्ट की स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की स्कीम है। तो इन सब को अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे राहत दी जा सके, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। साथ ही राज्य जो है अपनी ओर से भी व्यवस्था करते हैं। अभी हमने देखा महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने किसान जो प्याज उगाते थे उनको अपनी तरफ से भी राहत दी है। कुल मिलाकर ऐसी जब परिस्थिति हो जाती है, एकदम से स्टॉक ज़्यादा आ जाता है और स्टोरेज की अगर डिफ़िकल्टी है, तो किसानों को राहत दिए जाने का सिस्टम है। सर एनसीएच पे शिकायतें हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में जाए और सबसे ज़्यादा शिकायतें इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से ही आती हैं। आपने पिछले दिनों एक बैठक भी की थी कुछ रेगुलेटर्स के साथ मिलकर। किस तरह का फॉर्मूला सेट हुआ है, क्या कुछ कर सकते हैं उस शिकायतों को कम करने के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए? तो ये जो एनालिसिस हमने कोर्ट केसेस जो हमारे यहाँ पेंडिंग हैं हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में, हमारे लगभग 700 से ज़्यादा कंज्यूमर कोर्ट्स हैं केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर। उसमें जो 5.5 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग हैं, उसकी हमने एक एनालिटिक्स की और ये पाया कि उसके जो 1/3 केसेस हैं, लगभग 1,70,000, वो इंश्योरेंस से ही संबंधित थे। तो ये बड़ा अजीब सा आंकड़ा था और इसके लिए हमने लगभग 1.5 महीने पहले एक राउंड टेबल किया जिसमें वित्त मंत्रालय, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जो हमारे जजेस हैं, उनके साथ बैठकर एक पूरे दिन भर ये विश्लेषण किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के बारे में कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आईं, उसका हमने एक एनालिसिस करके कंपेंडियम तैयार करके वित्त मंत्रालय को भी भेजा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको भी भेजा है और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी भेजा है, क्योंकि उसमें ये निकल के आया कि अगर थोड़े से हम प्रोसीजरल चेंजेस कर लें तो शायद बहुत सारे कंज्यूमर्स को कोर्ट में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आशा है ये जब डिप्लॉय हो जाएगी जो हमारे सॉल्यूशंस सजेस्ट किए गए हैं, तो इसके केसेस में कमी आएगी। इस तरह की शिकायतें अन्य क्षेत्रों से भी हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई रोड मैप या कोई फ्रेमवर्क है मीटिंग्स का या इस तरह के गाइडलाइंस का? हाँ, तो जो मैंने आपको उल्लेख किया एनालिसिस का, उसमें दूसरा नंबर था रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हालांकि रेरा की व्यवस्था है हर राज्य में, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट के बहुत सारे केसेस उपभोक्ता अदालतों में आते हैं। तो उसके विषय में हम 18 अप्रैल को एक राउंड टेबल कर रहे हैं जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर के विशेषज्ञ, जो उपभोक्ता संस्थान हैं, वो जजेस, राज्य सरकारें, इनके साथ मिल बैठकर हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो आम उपभोक्ता जब फ्लैट खरीदता है या उसकी रियल एस्टेट से संबंधित जो शिकायतें होती हैं, उसको व्यवस्थात्मक सुधार करके कैसे उसमें कमी लाई जा सके। सर उपभोक्ताओं की बात चल रही है तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ तो हम नए रूल्स फ्रेम कर रहे थे। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो डिस्कशन में या रिपोर्ट्स में आई है कि सरकार कुछ फेरबदल करना चाह रही ताकि ज़बरदस्ती थोप ना सकें वो ई कॉमर्स कंपनियाँ ग्राहकों पे कुछ, और उस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं या जो तकलीफ़ें कंज्यूमर को होती हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। वो किस तरह का बदलाव होगा? देखिए, आपने एकदम सही कहा, जो ई कॉमर्स
का जो अभी प्रचलन बढ़ा है तो शिकायतें भी बढ़ी हैं। और आपने अभी उल्लेख किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो लोग शिकायत करते हैं उसकी भी हमने व्याख्या की, उसका विश्लेषण किया। उसमें यह निकल के आया कि पिछले 4 वर्षों में, पहले 4 वर्ष पहले जो कुल शिकायतों का 8% ही ई कॉमर्स संबंधित होता था, वो अब बढ़कर 50% हो गया है। तो हमने ई कॉमर्स कंपनियों को भी अनुरोध किया, उनको निर्देश भी दिए कि आप जो उपभोक्ताओं की समस्या हैं उसके जल्दी निष्पादन का प्रयास करें, पर उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी और पुख्ता बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आम उपभोक्ता और एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के बीच का जो पावर का बैलेंस है वो बड़ा असंतुलित रहता है। क्योंकि पहले जो लोग छोटी दुकानों से सामान खरीदते थे तो फिर भी एक रिलेशनशिप होती थी, एक आंख की शर्म होती थी, और अगर कोई गड़बड़ी होती तो उसका निष्पादन हो जाता था। पर इस नई व्यवस्था में कंज्यूमर और सेलर के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, और जो दोनों का साइज़ है वो उसका मिसमैच बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ही लीगल प्रोविज़न को पुनः देखकर और पुख्ता बनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। सर, अगर ग्राहक के हिसाब से इस एक लाइन को समझे, किस तरह के लीगल प्रोसीजर और कैसे उसको और ताकत मिलेगी? उसका बेसिकली ये है कि जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो मोनोपोलीज़ हैं और जिस तरह से वो उसका दुरुपयोग कर सकती हैं बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, उसको चेक करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे रिव्यूज़ सिस्टम है, अब कई बार उपभोक्ता देखता है किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार मिले हैं, उसको ख़रीद लेता है। पर उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि जिस व्यवस्था के आधार पर ये 5 स्टार मिले हैं वो पुख्ता है कि नहीं, वो कहीं कोई कोई अपने घर में बैठ के तो 5 स्टार नहीं दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इन सब को मिला जुला कर जो ई कॉमर्स रूल्स का फ्रेमवर्क है उसको और रोबस्ट बनाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ता को ज़्यादा समस्या ना हो और उसकी समस्याओं का समाधान, अगर है समस्या, तो जल्दी से किया जा सके। तो कब तक हम पब्लिक के सामने इस फ्रेमवर्क को देख सकते हैं? अभी तो कोई निश्चित तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर इस पर कार्य अंतिम चरणों में है। सर, आईपीएल का सीज़न शुरू हो गया है, कई तरह के एड्स हम अखबारों में, टीवी पे, बाकी जो साइट्स हैं उन पे देख सकते हैं। वो लगभग मिसलीडिंग ही हैं, या कम से कम उस कैटेगरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। क्या इसको लेकर वापस से हम कोई रिव्यू कर रहे हैं? जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि आईपीएल में कुछ कंपनीज अपने सरोगेट एड्स चलाने का प्रयास करती हैं, चूँकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं इसको। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमें दिख रही है वो ऑनलाइन बेटिंग की है, जो इंडिया में इलीगल है। स्पेशली गेम ऑफ चांस जिसको बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इत्यादि ने भी व्यवस्था दी है कि वो इंडिया में इलीगल है। तो उसके जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो उसी के नाम से, छद्म नाम से एक दूसरी कंपनी खोलकर दिखाना, ये मिसलीडिंग ऐड की परिभाषा में आता है। और हम लोग और सूचना एवं प्रसारण विभाग मंत्रालय मिलकर इसको एड्रेस कर रहे हैं। सर, नई टेक्नोलॉजी पे आते हैं तो चैट जीपीटी जैसी व्यवस्था आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। ऐसा कुछ खबरों में है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी उस तरह की कोई व्यवस्था ला सकता है, ताकि ग्राहक को ज़्यादा आसानी हो अपने कंप्लेंट्स फाइल करने में या उन चीज़ों को ढूंढने निकालने में जो उसके हित की हैं। क्या इस पर कोई टेक? तो आपने सही कहा, ये जो नई टेक्नोलॉजी एमर्ज होकर सामने आ रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो एस्पेक्ट है, इसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिस पर चैट जीपीटी 3 एवं 4 दोनों आधारित हैं। तो हमें ऐसा लगा कि अगर जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं और जिस तरह से वो हमारे शिकायत तंत्र से इंटरफेस करता है या कोर्ट सिस्टम से इंटरफेस करता है, उसको और सरल और सहज बनाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस पर प्रारंभिक रूप से हमने काम शुरू कर दिया है, पर इस पर थोड़ा वक्त लगेगा इससे पहले कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है सर, उसके लिए फ्रेमवर्क भी ज़रूरी है कि किस दायरे में वो काम करें। बिल्कुल। उसको लेकर भी कोई काम हो रहा है? तो ये तो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम का दुरुपयोग भी होता है, उसके नाम पर फ़ायदा भी उठा लेते हैं कुछ लोग। तो बीआईएस द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं और उस पर काफ़ी काम हो चुका है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर्स
जो आईटी उद्योग के जो विशेषज्ञ हैं उनके सबके साथ बैठकर बीआईएस की टीम और हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे इस व्यवस्था को ट्रस्टवर्दी बनाया जा सके। आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आउटपुट है उस पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है, उसका कोई मानक होना चाहिए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राइट टू रिपेयर का एक पोर्टल हमने लॉन्च किया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस पर आ भी गए हैं, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी ऐसा बताया गया है। किस दिशा में ये पोर्टल लेके जाएगा और क्या ये आने वाले समय में मैंडेटरी भी हो सकता है? तो अभी ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे लॉन्च किया गया है और इसका जैसे जो सर्कुलर इकोनॉमी है, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं जिसमें COP27 में भारत ने भी कमिट किया, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की जो अवधारणा दी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा समय तक यूज़ किया जा सके और रिपेयर, रिसाइकल, रीयूज़ ये चीज़ें की जा सके। इसमें कई बार हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे फ़ोन बनाने वाली या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये कई बार प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का यूज़ करती हैं, जैसे वो प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद वैलिड ही नहीं रहेगा। तो हमारा ये उनसे कहना है कि ये उपभोक्ता का अधिकार है कि जो प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है उसकी रिपेयर सहज रूप से और सस्ते रूप से उसको उपलब्ध हो सके। तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो आपके राइट्स हैं, उसको बिना इन्फ्रिंज किए हुए उपभोक्ता को आपको ये बताना होगा कि इस डिवाइस का रिपेयर कहाँ हो सकता है, कितनी कॉस्ट में हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रयास है जिस पे हमने काम शुरू कर दिया है। जो वाइट गुड्स हैं, जो वाटर फिल्टर्स घर में यूज़ होते हैं, चाहे आरओ बेस्ड हो या अदरवाइज़ हो, उस पर कर दिया है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस पर इसका इफ़ेक्ट आने शुरू होंगे। सर, उसी से जुड़ा एक सवाल में, कॉमन चार्जर में कमेटीज बना रही थी, उनकी रिकमेंडेशंस कुछ जगह से आ रही थी, कई सारे इस पर राजी भी हो गए हैं, इसको लागू करने का किस तरह का? तो कॉमन चार्जर की जगह इसको मैं कॉमन चार्जिंग पोर्ट बताना चाहूँगा, जिसमें जो डिवाइसेस हैं, टेलीफोन, स्मार्टफोन्स हैं, आईपैड है, लैपटॉप्स हैं या इस तरह की डिवाइसेस हैं, उसकी चार्जिंग का पोर्ट एक कॉमन हो। ये निर्णय USB-C करने का लिया जा चुका है और हमारे यहाँ ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में भी ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इसको करने से कोई ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। तो इसको भी एक निश्चित समयावधि में, क्योंकि इंडस्ट्री के पास प्रोडक्ट्स का बैकलॉग भी होता है, तो उनको डिसरप्ट करके अन्यथा रूप से कीमतें बढ़ाने का काम नहीं करना है। बट आगे एक निश्चित तिथि से सारी डिवाइसेस में ये पोर्ट हो, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ विचार विमर्श हुआ है। सभी इंडस्ट्री इस पर राजी भी हैं, तो इसको भी एक निश्चित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा।